स्टार्टेड रिकॉर्डिंग एक बार कंफर्म करो ना। यस सर, स्टार्टेड। ओके सर। अच्छा सर, आप लोगों को भी फिर से गुड मॉर्निंग। अच्छा देखो, ये आप लोगों से बात करते करते ऐसे ही देरी हो जाता है। अच्छा, तो पॉइंट इज स्टॉक ट्रेडिंग में आज क्या है। तो स्टॉक ट्रेडिंग में अर्ली मॉर्निंग एनालिसिस तो दिया गया था। चलो देखते हैं। मैं अभी तक देखा नहीं क्या हालत है। अरे वाह, एकदम मजा आ गया देख के। ये जब एनालिसिस के हिसाब से सब कुछ होता है, मजा तो आना ही है। सर मार्केट देखो, मिनट चार्ट ले लेता हूँ। मिनट चार्ट के हिसाब से देखा जाए, अरे वाह रिबाउंड कर रहे हैं। देखो, थोड़ा सा और 5 मिनट पहले क्लास ऑन करते तो मजा आ जाता। आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिल जाता। देखो, एकदम परफेक्ट हरामी बना है, और वो भी अराउंड 680 पे। ठीक है, यानी कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि मार्केट जो है ना सर, अर्ली मॉर्निंग एनालिसिस के हिसाब से ही बिहेव कर रहा है। शॉर्ट टर्म व्यू ऑफ एक स्क्रीन सेकेंड। शेयर नहीं सर। ओके ओके सर, सॉरी सॉरी। ठीक है सर। देखो सर, मार्केट एज पर अर्ली मॉर्निंग एनालिसिस की तरह ही ऑलमोस्ट बिहेव करना स्टार्ट कर दिया है। एनालिसिस कुछ ऐसा था स्टार्टिंग में, शॉर्ट टर्म ट्रेंड ऑफ द निफ्टी कंटिन्यूज टू बी वीक। मैंने निफ्टी का वीकनेस दिखाई देगा। स्लाइड बिलो 23,800 लेवल्स कुड ओपन द नेक्स्ट डाउन साइड टारगेट। मैंने 23,800 अगर वो क्रॉस कर जाता है, जैसे कि कल ऑलरेडी कल के एनालिसिस मैच कर गया ना सर। ठीक है, तो कल के बाद 23,800 ही उसका एक लेवल बन गया, सपोर्ट लेवल। अगर वो 23,800 के क्रॉस करता है तो उसका जो टारगेट हम लोग मोटा मोटी लास्ट 1-2 हफ्ता से सोच रहे थे, ये ट्रम्प चाचू आने से पहले, है ना, ट्रम्प अंकल आने से पहले हम लोग 23,500 का टारगेट रखे थे, बट 500 तक नहीं गया। 700, 650 से 700 से रिबाउंड कर गया था, क्योंकि बीच में ट्रम्प आ गया, है ना। तब ट्रम्प चाचू आके फिर से मार्केट थोड़ा नॉर्मल सा हो गया। और इंडियन मार्केट में डोमेस्टिक ग्रोथ को लेके थोड़ा सा अभी क्वेश्चन मार्क चल रहा है। और अमेरिका भी एज सच कुछ डिसीजन अभी तक नहीं लिया, जिसके कारण इंडिया के साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड एटसेट्रा कुछ बेहतर होगा। एफआईआई अभी भी पैसा निकाले जा रहे हैं। तो कुल मिला के मार्केट का एक ओवरऑल बैलेंस सिचुएशन एंड वीकनेस साइड में ही मार्केट दिख रहा है। 23,500 लेवल में हमें सपोर्ट दिखता है, आजकल के अंदर अचीव करने का हाई चांसेस है। और रेजिस्टेंस जो बनेगा सर वो 24,050 अराउंड। ठीक है, थोड़ा बहुत मोमेंटम में 10-20 पॉइंट 40 पॉइंट ऊपर नीचे वो हो सकता है। वो तो आप लोग समझते हो, उसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूँ। तो इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए अगर आप लोग ट्रेड सेटअप में आते हो, ठीक जैसे कल भी हुआ था 24,250। कल कल का मार्केट एक बार याद करो, 24,250 मार्केट स्टार्टिंग में ही एक बार अचीव किया था, है ना। ये कल देखो, अराउंड 24,238 240 के आसपास चला गया था। कल हमारा रेजिस्टेंस क्या था, 24,300। 300 तो, और उसके बाद एक बार यहाँ पर ट्राई किया था बट नहीं हो पाया। तो इस बेसिकली रेजिस्टेंस को स्टार्टिंग में ही अचीव कर लिया। सुबह सुबह 240 भी था, सेकेंड टाइम फिर से एक बार कोशिश किया था। दो कोशिश के बाद रेजिस्टेंस लेवल में 300 और नहीं जा पाया। इसके बाद उसका सपोर्ट लेवल क्या बोला गया था, 800। और देखो मार्केट कल क्लोज हुआ है अराउंड 800 ना, 12 नवंबर ना, कल 12 नवंबर को मार्केट क्लोज हुआ है 830-38 के आसपास। ठीक है, उसके बाद आज मार्केट जब स्टार्ट किया है, हल्का गैप डाउन दिया है, ज्यादा नहीं, हल्का सा गैप डाउन। आई थिंक यही ना, हाँ, 9:15। नॉट गैप डाउन एग्जैक्टली, नहीं नहीं, म्यूट स्टार्ट है। इसे गैप डाउन नहीं बोलेंगे, इट्स अ म्यूटेड स्टार्ट। म्यूटेड माने मैंने चुपचाप स्लो स्टार्ट किया है, जहां से था वहीं से स्टार्ट किया है, म्यूटेड स्टार्ट करके। और अल्टीमेटली हिसाब के मैंने जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस करेंटली बना हुआ है उसके एंगल से ही वो सोच रहा है। तो सपोर्ट लेवल तो ऑलरेडी हम लोग बात कर रहे थे कि 23,800 क्रॉस करेगा। तो देखो 23,800 जब यहाँ पर ब्रेक कर दिया, कहाँ था 23,800, ये रहता, 23,800 जैसे ही ब्रेक कर दिया, देख रहे हैं सर, इस लेवल को ब्रेक करते ही मार्केट एक बहुत जोर का छलांग था।
और एज पर एनालिसिस यही था कि अगर 23,800 क्रैक करता है तो मार्केट नीचे जाएगा, और 23,800 के बाद नीचे देखो, यहाँ पर अगर देखा जाए तो 23,720 इवन 700 तक आ गया था। तो 100 पॉइंट्स का श्योर शॉर्ट ट्रेड था, 100 पॉइंट शॉर्टिंग का श्योर शॉर्ट ट्रेड था, क्योंकि ये एकदम एज पर 800 उसका साइकोलॉजिकली एक लेवल था। अगर वो साइकोलॉजिकल लेवल पे मार्केट अगर नहीं रह पाता तो ऑब्वियसली मार्केट यहाँ से नीचे ही जाएगा। और अगर आप लोग फिबोनाची भी यूज कर लेते हैं, ठीक है, तो भी आपको दिखाई देगा। दिखा, चलो दिखाते हैं। कल हम लोग फिबोनाची सीखे हैं ना सर? नहीं आता है, नहीं आ रहा है। हाँ, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, आता तो है सर। समझने का कोशिश करो, समझ जरूर जाओगे। अगर फिबोनाची को ड्रॉ किया जाए, रिट्रेसमेंट बोल के सर यही वाला है क्या? हाँ, इसको मैं ये लेटेस्ट आप टॉप से बटन तक दिया सर, क्योंकि मार्केट आज ऊपर से नीचे की तरफ भी आया है। सो यहाँ पर जो खेल खेल रहा है, देखो ये हमें क्या दिखाता है, क्योंकि मैं टॉप से डाउन में आया, क्योंकि मार्केट भी टॉप से डाउन में ही आया है। ओवरऑल ग्रोथ माने सिचुएशन मार्केट में क्या है, बेयरिश है। और कल हम लोगों ने क्या देखा कि फिबोनाची कॉन्सेप्ट जब काम करता है, फिबोनाची भी बोलते हैं कोई कोई, तो ये अपना 100% लेवल है। इसको हम लोग बोलते हैं 78.2 लेवल, इसको बोलते हैं 61.8। ये सब परसेंटेज में एक्चुअली इसको पॉइंट में यहाँ पर दिखाते हैं। दिस इज द 50% एरिया, ये 38.2 है, और ये आपका 23.6 है, और ये आपका लास्ट में जो है 0 लेवल। तो ओवरऑल 0 से 100 के बीच में परसेंटेज है, और उसके बीच में ये जो नंबर है इसे क्या कहते हैं, गोल्डन रेशियो। इसे कहते हैं गोल्डन रेशियो। एज पर गोल्डन रेशियो मार्केट का एक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये हम लोग कल पढ़े हैं कि ये गोल्डन रेशियो नॉट जस्ट इन स्टॉक मार्केट, बट ये पूरा यूनिवर्स में फैला हुआ है। इवन हमारा जो स्टार्स जो है स्काई में, स्टार्स भी इसी तरह से गैलेक्सी में घूमता फिरता है, एक सिस्टमेटिक वे में, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में। फूलों की पपड़ी सनफ्लावर फूल के अंदर दिखा, पाइनएप्पल के अंदर दिखा, है ना, कोई भी पेटल्स फूल का ले लो उसमें दिखता है। ये समुद्र में मिलता है ना, सामुक, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, सेल, हाँ ठीक है, स्नेल्स या सेल्स जो भी मिलता है, उसके अंदर जो होता है ना, जो ऐसे टाइप के होते हैं कुछ लोग कुछ, हाँ ऐसे थोड़ा सा ना, ऐसे ऐसा टाइप के होंगे, और वो अंदर से ऐसे चलता भी है, उसका ऐसे मुंह भी होता है, क्या बोलते हैं, स्नेल्स बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं, हम लोग बंगाली में बोलते हैं शामुक, हाँ शामुक बोलते हैं, ठीक है। शामुक को स्नेल नहीं बोलता, सर एक ही प्रजाति है सर। ठीक है, चलो सेम एक ही प्रजाति जो भी हो, तो वो स्नेल्स के अंदर जो उसका जो स्ट्रक्चर्स बना था ना, वो भी उसका भी जो पूरा पैटर्न है अंदर से, वो भी फिबोनाची, यानी फिबोनाची का बहुत सारा यूज देखने को मिलता है। और पूरा वर्ल्ड ही एक तरह का आप बोल सकते हो कि फिबोनाची कॉन्सेप्ट। इवन हम लोग सबसे इंटरेस्टिंग बोले थे कि हमारा जो फेस है वो भी फिबोनाची है, ठीक है, कि हमारे आंख से मैंने ऐसा भी तो हो सकता था कि दोनों आंख इधर होता, नाक इधर होता, होठ जो है इधर होता, ऐसा भी तो हो सकता था। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो जिसने बनाया, है ना, जिसने बनाया, माने रब बोलो, भगवान बोलो, अल्लाह बोलो, जो भी बोलो आप, ठीक है, तो जिसने हमें बनाया वो कितना मैथमेटिकली बनाया होगा, है ना, कि 2 आंख है, बीच में नाक है, और डिस्टेंस मेंटेन करके दिया। अगर किसी का भी थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, हमें थोड़ा सा उसको ऑड देखने में लगता है, लेकिन अगर मैक्सिमम लोग वैसे ही देखने में होता तब तो कोई गड़बड़ नहीं होता, है ना। तो समझ रहे हो सर, तो एवरीथिंग इज कैलकुलेटिव। अब ऊपर वाले का कैलकुलेशन बहुत हाई फाई हो गए বলছি স্যার कि ডাউন ট্রেন্ডে টপ বানাচ্ছে আর হ্যাঁ, 150 পয়েন্ট পিছিয়ে আছে 500 হতে, যদি 500 ব্রেক করে তাহলে স্যার পুরোটা 300 তে টেনে নিয়ে যেতে পারে তো। না না না, এত এক্সট্রিম নেগেটিভ হওয়ার কোনো দরকার নেই। আপনি দেখুন স্যার 800 পরে যে কটা আপ ট্রেন্ড গেছে সেই কটা টপ বানিয়েছে, টপ বানিয়ে আবার নিচে নামিয়েছে মার্কেট। নামাক না, আগে তো 500, আগে তো 500 যাক,
আমার মনে হয় এখান থেকে উঠতে পারে একটি মানে মাউন্টেনে উঠছে, আমি ওঠার কথাই অ্যাকচুয়ালি বলছি, এখান থেকে রিट्रेस बैक করবে। अब सुनो सुनो, फिबोनाची से एक चीज समझ जाओ कि मार्केट जब डाउन जाता है तो उसका पहला कंसंट्रेशन होता है ये डाउन में आने के बाद 78.2 में। देखो थोड़ा सा यहाँ पर रुका है, लेकिन 78.2 के बाद यहाँ पर जब नहीं रुक पाया तो सेकंड कहाँ रुका, 61.8 में रुका। तो जब मार्केट डाउनफॉल होता है और फिबोनाची में ये जो एरिया है ये आपको करेंट मोमेंटम में सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाते हैं कि भाई मैं नीचे आ रहा हूँ, नीचे आते आते मैं किस कहां पर जाके थोड़ा थमूंगा या फिर थोड़ा रिट्रेस बैक करूंगा। तो ऑब्वियसली जब वो 100% से नीचे गिरने लगेगा तो पहला टाइम उसका रहेगा 78.2 में। अगर वो भी वो ब्रेक कर दे तो सेकंड स्टॉपेज क्या होगा, 61.8 में। इसलिए देखो 61.8 में एक मैंने 78.2 काम नहीं किया, ठीक है, लेकिन 61.8 में जाके उसने एक हैमर बना, सॉरी हरामी बनाया, और देखो एक बड़ा सा कैंडल बना के यहाँ पर एक अच्छा ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट डेवलप किया। तो अगर आप ठीक से देखो कि एक एक जोन में वो ट्राई मारेगा, लेकिन अगर वो जोन सपोर्ट मिल जाता है तो फिर आपको फार्दर एक रेजिस्टेंस मिलेगा। फार्दर रेजिस्टेंस क्या, 61.8% में जब आपको सपोर्ट मिल रहा है तो यहाँ से रिट्रेस कर रहा है, इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या होगा, 100% तक जा सकता है, क्योंकि 100 से 61.8 का डिफरेंस ज्यादा नहीं है, तो उसका नेक्स्ट टारगेट इतना हो सकता है। तो उतना टारगेट में वो आपको एक जोन देगा। लेकिन ओवरऑल वीकनेस अगर मार्केट में बना हुआ है तो वो फर्दर रिट्रेस करेगा, मैंने रेजिस्टेंस लेवल से फिर सपोर्ट की तरफ आएगा। नेक्स्ट टारगेट क्या बनेगा, 50%, ठीक है। 50% में देखो थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन किया है, लेकिन कंसंट्रेशन किया तो है पर वहां से रिट्रेस नहीं कर पाया। तो यहाँ पर आपका क्या है, ऑब्जर्व करोगे, अरे आते ही नहीं ले लेना, जब तक एक प्रॉपर कैंडल्स वगैरह नहीं बन जाते, जब तक आरएसआई या एमएसीडी हेल्प नहीं कर देते, जब तक वॉल्यूम आपको सपोर्ट नहीं कर देता, तब तक थोड़ी ना आपको ट्रेंड में जाना है। जैसे यहाँ पर आपको एक मौका दिया था, देखो पहला बात है 61.8, सेकेंड पॉइंट इज हरामी क्रिएशंस, ठीक है, उन्होंने ट्रेंड चेंज करके रिट्रेस करना, तो यहाँ पर आपको एक मौका था। अच्छा फिर सेकेंड टाइम पे जब आप यहाँ पर देख लो कि रेजिस्टेंस में के पास जाने के बाद ये बेयरिश हरामी क्रिएट किया। हेलो, बेयरिश हरामी क्या होता है, पैटर्न अप ट्रेंड में है, पहला ट्रेंड ग्रीन कैंडल्स में है, सेकंड वाला छोटा वाला, तो ये बुलिश हरामी से उठा और बेयरिश हरामी से गिरा। तो यहाँ पर जब गिर रहा है तो यहाँ पर आप शॉर्टिंग कर सकते हो इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ क्या बोलते हो डायनामिज्म। मैंने एक्चुअली क्या है ना, तुरंत इतना चीजें करना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन जो कर सकते हैं साइकोलॉजिकली ऑब्वियसली वो कर लेगा। मैं तो नॉर्मली बोलता हूँ कि अगर आप डाउन ट्रेंड मार्केट में खेल रहे हो तो आप मैं तो दोनों पसंद करता हूँ। ऐसे मैं नॉर्मली नेचुरली सबके अंदर ना एक कॉन्सेप्ट ज्यादा आता है, दैट इज बाइंग फर्स्ट सेलिंग लेटर। इट्स अ वेरी नेचुरल कॉन्सेप्ट। शॉर्टिंग करने के टाइम पे क्या होता है, सेलिंग फर्स्ट बाइंग लेटर। ये सेल फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट जो समझ लेगा उसी को मैं करने बोलता हूँ, लेकिन ये सोच पाना इतना आसान नहीं होता, बिकॉज ये नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से अगेंस्ट में होता है, और ये अगेंस्ट में सोचना समय के साथ साथ आता है, ठीक है। लेकिन हाँ, जब आप टेक्निकली साउंड बन जाओगे, धीरे 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 ये चीज डेवलप होगा, और हेल्प करने के लिए आपके पास हजारों औजार है ना सर, जिसको हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के अंदर कैंडल्स, इंडिकेटर्स एटसेट्रा नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज जैसे यहाँ पर बियरिश हरामी बना, फिर से देखो यहाँ से रिट्रेस बने, रेजिस्टेंस से वापस आना चालू किया, अब फिबोनाची में ही ट्रेड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, देखो सर अगर यहाँ पर सस्टेन नहीं किया ना तो ऑब्वियस बात है 50% तक नेक्स्ट टारगेट होगा उसका। अच्छा 50% में आने के बाद आप भी जानते हो कि 50% में चांसेस इज हाई कि वो थोड़ा सा रुकेगा, रुका भी है, लेकिन रुकने के बाद नॉर्मली हम लोग ये सोचते हैं कि रिट्रेस करेगा। अगर रिट्रेस करने लायक कोई कैंडल्स या एमएसीडी आरएसआई वगैरह बनाता है तो आप फर्दर आप ट्रेंड के लिए सोच सकते हो, बुलिश के लिए। अगर ऐसा कुछ नहीं है, अगर वो नीचे आ रहा है, इसका मतलब 50% रेंज को भी ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब वीकनेस और बड़ा बने और ज्यादा हो गया यहाँ पर। तो ऐसा वीकनेस पे अगेन आप शॉर्टिंग के लिए जा सकते हो या फिर ऑब्जर्वेशन बढ़ा सकते हो कि चलो देखते हैं कहां तक क्या करता है। मैंने हाँ सर, अच्छा इंडिकेटर लगा देते हैं, बोलो आरएसआई लगा दिया, एमएसीडी भी लगा देते हैं, ठीक है। देखो सर अब एक चीज ख्याल करो, ये मैं 50% एरिया में था, जब मैं 50% में था तब मेरा आरएसआई कहाँ है, 40 में है ना। 40 इज नॉट वेरी स्टैंडर्ड बाइंग जोन,
स्टैंडर्ड बाइंग क्या होता है 30 है ना, 0 to 30 के बीच में। अच्छा अगर ये 40 में है और वीकनेस इज देयर, अगर वो अप ट्रेंड नहीं जा रहा है तो फर्दर डाउन ट्रेंड है देख उसमें। इवन एमएसीडी भी आपको क्या बोल रहा है, सिग्नल बाई करने बोल रहे हैं कि सेल साइड में ही, सेल साइड में ही। तो कहीं ना कहीं इस जोन में 50% रेंज में जब आपको रिट्रेस नहीं मिल रहा है तो यहां से आप इसको कनेक्ट करो। ये 40 जोन में है, मैंने स्टील थोड़ा हायर साइड में है। सेम टाइम में आप एमएसीडी देखो, कोई ऐसा चीजें आपको नहीं बोल रहा है कि यहाँ से वो बढ़ सकता है। अगर समझ में नहीं आता ऐसे सिचुएशंस में तो चुपचाप देखते रहो, ठीक है। और अगर समझ में आता है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी है तो खरीद लो, सॉरी मैंने क्या बोलते हैं उसको, पोजीशन ले लो सेलिंग साइड में, मैंने पुट बाई कर लो या फिर सेल सेल कॉल सेल कर दो, जो आपको समझ में आता है। अच्छा ऑनलाइन में किसी का बैकग्राउंड नॉइज है, किसका? प्रथम कुछ बोलेगा क्या? नहीं नहीं। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा म्यूट कर ले, फिर जब बोलेगा तब अनम्यूट करके बोल लेना। अच्छा अब तुम यहाँ पर एक चीज ख्याल करो, ये नेक्स्ट लेवल क्या है इसका 38.2। तो हम एक्चुअली वेट कर रहे हैं कि क्या 38.2 तक आएगा। तो ऑब्वियसली अगर 50 में नहीं रहता है तो कहाँ आएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक क्या है 38.2। लेकिन मजा का बात है 38.2 को भी तोड़ दिया। अब 38.2 को जब तोड़ रहा है, अब आपको एक्चुअली रेडी होने का टाइम आ गया है कि 23.6 नेक्स्ट टॉपिक है। अगर वहां पर भी नहीं रुकता है तब तो पूरा ट्रेंड रिवर्सल है। मजा का बात है 23.6 में जाके वो धीरे धीरे रोकना स्टार्ट किया, और जिस टाइम पे वो रोकना स्टार्ट किया है उस टाइम पे आपका RSI भी 30 के नीचे आ गया, आया कि नहीं आया? और जिस टाइम पे RSI नीचे आया उसके उस टाइम पे देखो आपका MACD भी लोएस्ट पॉइंट पे है, और वहां से वो घूमने का सोच रहा है। तो ऑब्वियसली MACD थोड़ा लेट में शो करते हैं क्योंकि वो लैगिंग इंडिकेटर है, RSI लीडिंग इंडिकेटर है। और ये जो है फिबोनाची जो है वो क्या है, वो मैथमेटिकल साइकोलॉजी है, मैथमेटिकल साइकोलॉजी कि ऐसा बिहेव नॉर्मली मार्केट करता है, ऐसा बिहेव मार्केट करता है। सर ये एक दिन में बिल्ड नहीं हुआ, ये सदियों से चले आ रहे हैं, क्योंकि लोगों का एक साइकोलॉजी परसेप्शन होता है और उस परसेप्शन से ही रिट्रेसबैक सिचुएशंस डेवलप होता है। ऐसा थोड़ी है कि मार्केट नेगेटिव है, चलो मार्केट को एकदम 24,000 से जीरो लेवल में लेके आ जाते हैं, या फिर 24,000 में 20,000 में लेके आ जाते हैं। ऐसा तो नहीं होगा ना, सब कुछ खत्म हो जाएगा। कुछ लोग इतना नेगेटिव होते हैं, कुछ नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा, लाल में लाल हो जाएगा, कुछ लोग होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, ठीक है। वीकनेस पे वीकनेस जैसा बिहेव करेगा, जैसे हमारा तबीयत खराब होता है तो हमें वीकनेस लगता है, तो क्या वीकनेस में ऑब्वियसली हमें रेगुलरली जो पॉजिटिविटी मिलता है ऑब्वियसली उतना पॉजिटिविटी नहीं मिलता है। लेकिन क्या हम लोग लाइफ के बारे में कोई बड़ा डिसीजन लेना बंद कर देते हैं, या फिर देखो सर, अब तुम ये तीनों चीज को जब कनेक्ट किया तुम्हें मौका मिला। अच्छा फिर से मौका बनने का एक चांसेस है अगर सारा चीज काम करता है तो, ठीक है। यानी ऑब्वियसली जब मार्केट डाउन साइड में जा रहा है किसी कारण से तो आपको सिचुएशंस को ट्रैक करना चाहिए, और जैसी चीजें आपके सारे सिस्टम के साथ मैच कर दे करेगा तो ऑटोमेटिकली आप उस पर डिसीजन ले सकते हो। तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर देख लिए सर, रिट्रेसबैक पॉइंट दिख रहे हैं। ऐसे तो मुझे तो साइकोलॉजिकली भी दिख जाता है, बट अगर आपको, आप लोग इतना मैच्योर तो नहीं हुए कि ऑलवेज साइकोलॉजिकल हेल्प आपको नहीं मिलेगा, मेरे से भी गलती हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली अगर आप ये सब लगा के देखते हो तो कहीं ना कहीं आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, भाई कैंडल्स भी सपोर्ट दे रहा है क्योंकि यहाँ पर एक हरामी बना है ना। ऑब्वियसली जैसे अगर तुम देखोगे 24,000 में अगर मैंने रेजिस्टेंस 24,050 में रेजिस्टेंस देके रखा है,
तो 24,050 में पहुंचने के बाद मार्केट नॉर्मली क्या करेगा, रिट्रेस बैक करेगा। ऐसे एग्जैक्टली 50 में करेगा ऐसा कोई गारंटी नहीं। चलो उस क्वेश्चन है, एग्जैक्टली 50 में करेगा ऐसा कोई मैटर नहीं है, आसपास में कहीं करेगा मोटा मोटी एक हाईएस्ट लेवल में जाने के बाद। तुम अगर रिसेंटली जब जब रही, हाँ एक सेकेंड এই ক্যালকুলেশন নামতে পারে আরো আমি বলছি সবই আসছে, দেখ না দেখতে তো পাচ্ছিস চোখের সামনে আছে, ঠিক আছে আমি সবেতেই আসছে। क्या बोल रहा था तू बोल। हाँ अगर अगर रेजिस्टेंस को टच करता है और अगर फर्दर स्ट्रेंथ नहीं है मार्केट, कोई स्ट्रेंथ का रीजन नहीं है, तो मार्केट ऑटोमेटिकली वहां से गिरेगा। जैसे अगर तुम देखो जिस दिन मार्केट, ये लास्ट 2 दिन का बात कर रहे हैं, मंगलवार नहीं सोमवार, मंगलवार और आज कौन सा दिन है, बुधवार, आज बुधवार है। सोमवार में क्लास तो नहीं कराया लेकिन एनालिसिस तो दिया था। सोमवार का अगर तुम देखोगे, मैं बोला था कि 24,250 तक मैं रेजिस्टेंस दिया था, मार्केट 50 तो छोड़ो 300 क्रॉस करके चला गया था, लेकिन ज्यादा देर रुका नहीं और गिर के वापस से 24,000 आई थिंक मेरा 24,100 या 24,000 मेरा सपोर्ट था, ठीक है। 23,800 900 के पास सपोर्ट था, वो गिर के फिर से 24,000 के आसपास ही आ गया। तो 24,300 में अगर मार्केट गया है तो हाई चांसेस है कि वहां से मार्केट गिरेगा। जैसे आज भी अगर मार्केट कभी भी 24,50 में जाने का हाई चांसेस है, एक बार तो जाएगा, ठीक है, चांसेस है मैंने आसपास तो जरूर जाएगा। तो वहां से जाने के बाद वो रुकने का चांसेस नहीं। कॉल बाय करना है ऑब्वियसली, अगर जाने का चांसेस है तो कॉल बाय करना ही सेफ है, लेकिन करेंटली मार्केट बीच में है, करेंटली मार्केट बीच में है, ठीक है। तो ये बीच वाला सिचुएशंस बहुत ही टेंशन वाला होगा कि पता नहीं कि ये 700 से 500 में जाएगा कि 700 से 900 में जाएगा। ये थोड़ा टेंशन वाला विषय है ना, यहीं पर डिसीजन लेना थोड़ा सा मुश्किल होते हैं। ज्यादा समझ में नहीं आए तो 700 से 800 के बीच में खेलो। देखो तुरंत मत कर लेना, सारा टॉपिक मैच करना। जैसे जैसे यहाँ पर मैं आपको बाइंग के लिए जोन दिखा रहा हूँ, तो वहां पर सेल के लिए जोन दिखेगा। अगर सारा पॉइंट मैच करता है तो बिल्कुल खरीद सकते हो, पोजीशन ले सकते हो। और साइड पे थोड़ा बहुत आसपास का जो न्यूज वगैरह होता है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, उसका खबर रख लेना, क्योंकि पॉजिटिव न्यूज मार्केट में पॉजिटिव बिहेव कर सकता है, नेगेटिव न्यूज मार्केट में नेगेटिव बिहेव कर सकता है। तो अगर मार्केट में कोई न्यूज नहीं है तो मार्केट जैसा बिहेव कर रहा है वैसा करेगा। टू मच पॉजिटिव मार्केट में पॉजिटिविटी लाएगा, जैसे ट्रम्प चाचू आने के दिन हुआ था। टू मच नेगेटिव मार्केट में नेगेटिव चीजें करेगा, जैसे कभी कभी मार्केट में नेगेटिव छा जाते हैं तो होते हैं वैसे, है ना। जैसे वार सिचुएशंस में हम लोग देखे हैं, आ बम गिरा दिया, ये गिरा दिया, होता है। तो आसपास में क्या चीजें हैं, किसके साथ किसका मीटिंग चल रहा है, ये सब खबर के साथ थोड़ा कनेक्टिविटी, यही नॉर्मली ट्रेड का मेन कॉन्सेप्ट होता है। देखो मार्केट का ओवरऑल सिचुएशन वीकनेस में ही अभी चलेगा, ठीक है। अभी ऐसा कोई पॉइंट मुझे आज तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि डेली सुबह होता है, डेली सुबह में मार्केट में नया नया सिचुएशंस बनता है, उसके ऊपर डिपेंड करके डेली का मार्केट डेली का हिसाब है, ठीक है। तो मैं ना ज्यादा पहले से, मैं प्रेजेंट कंडीशंस के ऊपर ही ना, ये ट्रेडिंग पर्पस में आई एम ऑलवेज प्रेजेंट कंडीशंस को ही भरोसा करूंगा कि डेली मार्केट के बेसिस में ही डेली का एनालिसिस करना चाहिए। ज्यादा पहले से सोचना और ज्यादा आगे का सोचना भी ज्यादा ठीक नहीं। तुम डेली का, मैंने डेली का पिच देखो, डेली खेलो, पहले से नहीं आज कल जाके यहाँ से वहां से छक्का मार देंगे, ठीक है, मैं ऐसा ही शॉट मारूंगा, अरे भाई कैसा बॉल आएगा, कौन सा टीम होगा, कैसे बॉलिंग करेगा, तुमको क्या पता। एज पर सिचुएशंस है, ज्यादा प्रेडिक्शन करना सही नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। नहीं अब बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक मत हो जाओ और बहुत ज्यादा पास्ट में भी ना जाओ। डेटा इज ओके, डेटा लो कि पहले ऐसा हुआ था, डेटा इज ओके, बट आप प्रेजेंट कंडीशंस पे ही ज्यादा भरोसा, ठीक है। देखना कुछ लोग होते हैं, ठीक है, अगर वो कुछ लोग होते हैं बहुत बुलिश होते हैं, और अगर वो बुल हो जाता है तो तुरंत बोलेगा मैं बोला था ना जाएगा। और कुछ लोग होते हैं कि बहुत बेरिश होते हैं, और अगर वो कभी हो जाता है, मैं बोला था ना 1 महीने से बोल रहा हूँ कि होगा, दर्श एग्जाम एग्जाम हो गया, बोर हो गया।
मध्य पे, ठीक है, समझ में आ रहा है सर? तो टू मच सोचना सही नहीं है। अच्छा यहाँ से देखो सर, ये सिचुएशंस कनेक्ट किया आपको, प्लीज टेल मी। और एज पर एनालिसिस आप देखो यहाँ पर आपको कितना पॉइंट का मोमेंट मिला है। यहाँ पर आपको 735 से मार्केट, 735 कितना है, 708 सबने अप्रोक्स 700 के आसपास मार्केट था, 700 से मार्केट यहाँ पर 780, 70-80 पॉइंट का मोमेंटम दिया है। और अगर आप एटीएम के साथ हो, ऐसे मार्केट में एटीएम में ही होना ज्यादा अच्छा होता है। अगर ओटीएम भी ले सकते हो, थोड़ा स्लाइट ओटीएम वगैरह, तो 80 इंटू 0.5 करके भी अगर आप करते हो तो आप हिसाब लगा लो। मैंने 80 आपका गैप है, 0.5 आपका डेल्टा है, तो आपका जो भी प्रीमियम रहेगा वो प्रीमियम कितना पॉइंट में चेंज हो सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 80 इंटू 0.5 करो, कितना होगा, हाँ 40। तो जो भी प्रीमियम होगा, अगर 100 का प्रीमियम है तो 140 होगा, ठीक है, 5 का प्रीमियम है तो 45 होगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली थोड़ा बहुत डीके भी होता है, तो जितना मैं बोलूंगा उससे 4-5 पॉइंट और कम करके हिसाब लगा लें, ठीक है। तो कहने का मतलब इतना ही है। अच्छा अब एक चीज देखो आप, अब मैं थोड़ा इस चीज को थोड़ा सा चेंज करूंगा। चेंज माने मैं अभी इसको थोड़ा सा साइड करके ड्राइंग को थोड़ा सा फ्रेशली बनाऊंगा। कहाँ से किया जाए, कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक का करते हैं, हाँ सर। देखो मार्केट का अगेन कंडीशन देखो, मार्केट कोशिश कर रहा था, ये कब से कब तक का है, ये मोटा मोटी 9:58 से लेके अराउंड 10-11 के आसपास का है। इस सिचुएशन पे मार्केट अगेन 790 के आसपास जाके वापस नीचे 699 तक आया है। और जैसे ही आया है यहाँ से फिर से देखो रिट्रेस बैक कर रहा है। तो क्या रिट्रेस बैक करने का इसका कोई मौका था? हम लोगों से बात करते करते हुआ सर ये देखो फिर से फिबोनाची 23.6 को हिट किया। 23.6 क्या काम कर रहा है, सपोर्ट का काम कर रहा है, ठीक है। और 23.6 सपोर्ट के बाद फिर से वो रिट्रेस बैक किया। तो ये जोन में तुमको बार बार मौका मिलेगा। और उससे पहले देखो 38.2 में एक बार कोशिश किया था, सक्सेसफुल नहीं हुआ, तोड़ के नीचे आया। अगर मानो कि ये सारा फिबोनाची लेवल को तोड़ देता है, इसका मतलब कि पूरा ट्रेंड रिवर्सल है, माने वो 500 की तरफ जाएगा। अगर वो फिबोनाची को तोड़ देगा ना तो सीधा 500 की तरफ भी पड़ेगा, और पूरा 500 नहीं जाएगा, 550 600 के आसपास में जाके रुक जाएगा, ठीक है। क्योंकि जितना बोला जाता है उतना नॉर्मली नहीं होता है, जितना बोला जाता है नॉर्मली नहीं होता है। थोड़ा सा एरर रखना, क्या बोलते हैं उसको, मार्जिन ऑफ एरर, 40-50 पॉइंट का एरर थोड़ा रख दीजिएगा, ठीक है। अगर चला जाए तो ठीक है, देखते रहो, लेकिन आसपास में जाके वो फिर से रिट्रेस करेगा। ये देखो 23.6 के बाद जाके यहाँ से फिर से रिट्रेस किया। अच्छा फिर से मौका था क्या बाइंग का? देखो मैं वीकनेस मार्केट में भी आपको बाइंग का जोन दिखा रहा हूँ। नॉर्मली ऐसे मार्केट में लोगों को क्या है कि हम पुट खरीदेंगे, लेकिन ऐसे मार्केट में भी क्योंकि मार्केट वीक में है, तो इसमें वीकनेस के अंदर ना बीच में मार्केट ऐसा नहीं कि इतना भी ऐसा नहीं कि मार्केट एकदम, मैं बोला ना कि सीधा एकदम खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो बीच बीच में रिट्रेस करता रहेगा। और अगर आपको बाई करने का मन है तो आपको देखो कितना बार मौका मिला, फिर से मौका मिला। देखो 23.6 सपोर्ट लेवल क्रैक कर दिया नीचे आते आते। इसके बाद यहाँ पर अगेन तुम चेक करो आरएसआई, देखो आरएसआई इस पॉइंट पे 40 के आसपास में है। और मजा का बात है एमएसीडी लाइन भी हल्का सा क्रॉस किया है, और इसी क्रॉसिंग में तुमको मौका है। तो तुम अगर यहाँ पर भी नहीं लेते हो, जब एमएसीडी क्रॉस कर रहा है तब भी अब तुम पोजीशंस पे आते हो। और यहाँ पर क्या बना है, इंगल्फिंग क्रिएट किया, तो इंगल्फिंग है, एमएसीडी भी लोअर साइड में था। हाँ एग्जैक्टली बहुत परफेक्ट पोजिशन नहीं है, जैसे यहाँ पर मॉर्निंग स्टार वगैरह में जैसे 40 के नीचे चल गया था, बहुत बेस्ट पोजिशन होते हैं, लेकिन ओवरऑल मोमेंटम में है तो यहाँ से भी आपको मौका दिख रहा। बाकी लाइव खेलते खेलते और पता चलेगा, जब रिस्क लेके थोड़ा सा करोगे ना तो थोड़ा और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ठीक है। सीखो, अभी प्रैक्टिस करते रहो, देखते रहो जो बोला जा रहा है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं होगा तो फिर कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। लेकिन आपके आंखों के सामने मैं कम से कम लास्ट आधा घंटा 40 मिनट से बोल रहा हूँ, 2 बार 3 बार सिचुएशंस बन गए। और ये फिबोनाची हम लोग कल ही सीखे, आज तो बस जस्ट मैं मार्केट एनालिसिस देते देते चीजों को बोला। अब मेरे को पप्पू वहां से ऑनलाइन में पूछ रहा है, सर
कि क्या ये 500 पार करके चला जाएगा कि पप्पू 500 पार করে চলে যাবে নাকি? স্যার ফিবোনাচি লাইনে লাস্ট এটা যদি ব্রেক করে তাহলে তো স্যার 500 ক্রস করে চলে যাওয়ার কথা। 20 मैंने पप्पू का बोलना है कि अगर 23.6 को क्रॉस कर मैंने यहाँ पर अगर वो सस्टेन नहीं करता है इस एरिया में तो वो नीचे की तरफ आ जाएगा और आके वो 23,500 के आसपास आ जाएगा। नहीं 500 क्रॉस अभी नहीं करेगा, मैं आपको बोल रहा हूँ 500 क्रॉस करने का 500 ক্রস না করলেও স্যার 550 বা 530 এ কেটে শেষ করবে। हाँ यदि वो 550 বা 630 से पहुंचा है इट्स अ वेरी गुड थिंग ना। अगर वो 550 या 630 में पहुंचते हैं 600 के आसपास वहां से वो रिट्रेस करेगा ही करेगा। और आज मेरा रेजिस्टेंस क्या है 24,050 का। अगर आपको लोअर साइड में मार्केट दिख जाए तो बल्ले बल्ले हो जाएगा आप लोगों का, मैं बोल दे रहा हूँ। अगर आप सही अगर मार्केट गिरता है सपोर्ट में पहुंचता है ठीक है तो ये देखने लायक सिचुएशन। কেন স্যার একটা কোশ্চেন আছে স্যার, আপনি এই যে যেখান থেকে মার্কেট রিট্রেস ব্যাক করেছে প্রত্যেকটা মার্কেটের গড় দেখুন স্যার 50 থেকে 60 পয়েন্ট, 50 পয়েন্টে উঠেছে আবার দেখুন প্রায় 40-45 পয়েন্টে নেমে গেছে। यस सर মার্কেট ফুল বিয়ারিশ। হ্যাঁ মার্কেট বিয়ারিশ মানে 40-50 পয়েন্টে বাড়ছে মানে প্রত্যেকবার 10-10 পয়েন্টের গ্যাপ দিয়ে अल्टीमेटली वो लोअर साइड ही है। হ্যাঁ हर बार 10-10 पॉइंट का गैप क्रिएट करके वो अल्टीमेटली लोअर साइड में ही बिलोंग कर रहा है। ठीक है तो बियरिश तो है। अब बियरिश मार्केट में मार्केट बियरिश है ये तो हम लोग स्टार्टिंग से बोले जा रहे हैं, इवन हमारा अर्ली मॉर्निंग एनालिसिस भी बियरिश है, मार्केट वीक है। लेकिन ऐसे बियरिश मार्केट में वॉलेटिलिटी जरूर आएगा। ऐसा नहीं कि मार्केट एकदम सीधा गिरते गिरते गिरता जाएगा, नहीं सर वो रेंज बाउंड होगा और उसका रेंज तुम देख लेना सर 500 से 24,000 के बीच में ही रहेगा। अगर एक्सट्रीम थोड़ा बुलिशनेस आता है तो 24 जरूर छुएगा, अगर 24 ना भी छूता है तो 800-900 के आसपास एक बार जरूर जाए। अगर आज मार्केट को तुमको ऐसे ही वीक दिखता है, कल क्या है थर्सडे है, कल एक्सपायरी है, आज अगर ऐसा वीकनेस में मार्केट वीकनेस माने क्या 700-750 रेंज में ही अगर ऐसे ही चलता है पूरा बोरिंग मार्केट चलता है तो कल का मार्केट और थोड़ा बेरिश जाएगा और 500 टच करेगा और 500 टच करने के बाद फ्राइडे या नेक्स्ट मंडे तक मार्केट देखते रहना क्योंकि बार बार बोल रहा हूँ प्रेजेंट कंडीशंस, फिर मार्केट बुलिश होगा। मैंने अभी मुझे 22,000 ऐसे कुछ नहीं दिख रहा है ठीक है, अभी ये 23,500 से 24,200 ऐसे इसी के बीच में मार्केट खेल खेलेगा। आप बस अपना प्रेजेंट कंडीशंस के साथ अपडेट होते रहिए और बीच बीच में जैसा मौका मिलता है ट्रेड करते रहिए। अभी थोड़े टेस्ट क्रिकेट खेलने का टाइम है। कुछ लोग मेरे को बोलते हैं सर मार्केट का हालत देखो मेरा इनकम नहीं हो रहा है। क्यों भाई, अगर आप ट्रेडर हो क्यों नहीं इनकम कर सकते हैं? अगर आपको एनालिसिस आता है क्यों नहीं कर सकते? गिरती मार्केट में भी तो बार बार रोजगार का मौका दिख रहा है। मार्केट गिरे तो क्या ट्रेडर को क्या फर्क पड़ता है? पोर्टफोलियो मार्केटिंग में बिजली कमाना जाए सर, इसी मार्केट ऑब्वियसली। और जो इन्वेस्टर जिसका पोर्टफोलियो पप्पू बोल रहे हैं कि इसी मार्केट में अच्छा कमाया जा सकता है, दैट्स ट्रू। अगर आप सही ट्रेडर हो और अगर आपको सही ट्रेडिंग का नॉलेज है तो ये मार्केट में भी आपको कमाया जा सकता है। अच्छा अगर हमें क्या फर्क पड़ता है, मार्केट जब उठता है तब भी बीच बीच में गिरता है, मार्केट जब गिरता है तब भी बीच बीच में उठता है। अब तुम अगर गिरते मार्केट में बीच बीच में जो ये उठता है उसमें खरीद कर बेचो। अगर तुम्हें गिरता हुआ सिचुएशन समझ में नहीं आता है छोड़ो ना। मानता हूं कि यहाँ पर ज्यादा पैसा है, मानता हूं कि इसमें पैसा ज्यादा है, कोई बात नहीं। अगर तुमको समझ में नहीं आता है छोड़ो ना। ये जो छोटा छोटा मूवमेंट देता है तुमको, इसमें क्या तुमको कम इनकम होता है? हर बार कम से कम 500 से 1000 का तो इनकम आराम से है। है कि नहीं? ये फर्स्ट टाइम तो आप लोग नहीं देख रहे हो, मैं कितना बार आप लोगों को दिखा चुका हूं। सो पॉइंट टू बी नोटेड सर कि मार्केट स्ट्रेंथ में है या वीकनेस में है फर्क नहीं पड़ता। आपका एनालिसिस सही है कि नहीं और आप उस पर्टिकुलर पिच में खेल पा रहे हो कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। आप समझो कि चीजें क्या है, किस बाउंड में है। सबसे मेन चीज क्या है, एक बार अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भनक लग जाए ना, बाकी चीज उसके बीच में ही रहेगा। बस आप देखो कि अगर आज सपोर्ट तक पहुंच जाता है तो रेजिस्टेंस तक तो वो आज नहीं तो कल जरूर पहुंचेगा। हो सकता है आज ही मिल जाए मौका। ठीक है, कुछ ट्रिगर जैसे रिसेंटली कुछ खबर है आपको मैं बता दूं। ठीक है, खबर क्या है, मैं रेडी किया था, मैं स्टेटस में भी दिया ग्रुप में भी बोला
लेकिन एक बार आप लोगों से डिस्कस करना भी चाहिए। कल मैं आप लोगों को बोला था क्लास में कि हम लोगों का इन्फ्लेशन डेटा डिक्लेयर होने वाला है, और इन्फ्लेशन डेटा में इंडिया में इन्फ्लेशन थोड़ा बड़ा है। इन्फ्लेशन बढ़ के 6.2% के आसपास चला गया अक्टूबर में, कंपेयर टू सितंबर, एंड उससे थोड़ा सा लास्ट क्वार्टर के हिसाब से। तो इन्फ्लेशन क्या हो गया 6.2। अगर तुम देखो लास्ट मंथ में 2024 का ही कितना था, अप्रोक्स आई थिंक 5 के आसपास था, 4.75 के आसपास था। ये जो हम देख पा रहे हो ना, ये देखो ये 4 है, ये 4.75 एवरेज में था, लेकिन करेंटली 6 से थोड़ा ज्यादा है। सर इन्फ्लेशन 6.2 का क्या मतलब होता है, इसका सिंपल मतलब समझ लो, ठीक है। ऐसे तो इसको हम लोग इकोनॉमिक्स लेवल में काफी हाई फाई तरीके समझते हैं, लेकिन एक साधारण इंसान की तरह अगर समझा जाए, इस महंगाई का मतलब ये होता है कि अगर आज आपके पॉकेट में 100 रुपया है, इफ यू हैव 100 रुपीज इन योर पॉकेट टुडे, तो वो 100 रुपया का वैल्यू 6 टका में कम कर दो, कितना है। माने ऐसा भी सोच सकते हो कि अगर सितंबर मंथ में जो चीज खरीदने में आपको 94 का खर्चा होता था, अक्टूबर में वो चीज खरीदने के लिए तुमको 100 रुपया खर्चा पड़ा। या फिर तुम इसको और एक तरीके से सोच सकते हो, अगर जो चीज आज खरीदने में आपको 100 रुपीज खर्चा होता है, नेक्स्ट मंथ उसको खरीदने में 106 टका खर्चा पड़ा। दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन। ये अगर एक मंथ में बढ़ता है, दूसरे मंथ में गिरता है, फिर एवरेज एक बनता है। लेकिन अगर ये बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, तो वो बहुत खतरा पैदा करता है। 5% 6% इन्फ्लेशन इंडिया के लिए तो नॉर्मल है। इंडिया लास्ट कुछ सालों में काफी अच्छा इन्फ्लेशन मैनेज किया है। 4 to 5% के बीच में इंडिया का इन्फ्लेशन नॉर्मली रहा है, और बीच बीच में कोई कोई मंथ में इंडिया 3.75% तक भी अचीव करके दिखाया है, ठीक है। लेकिन देयर इज इंटरेस्टिंग पार्ट, सर ये महंगाई हुआ क्यों। अब डेटा निकलने के बाद हम लोग तो सरकार को गाली बकते हैं, चाहे कोई भी सरकार चलाए, बीजेपी चलाए, कांग्रेस चलाए, इंडिया गठबंधन चलाए, डजेंट मैटर, सरकार जिसका भी हो, माने आपका पसंद का हो या मेरा पसंद का हो, सरकार तो सबका है। हो सकता है कि आज मेरा सपोर्टेड पार्टी बीजेपी सरकार में है, कल नहीं रहेगा, लेकिन कल कोई दूसरा पार्टी आएगा, मे बी इंडिया गठबंधन, ठीक है। मानो ममता दीदी हमारा पीएम बन गए, या केजरीवाल साहब हमारा पीएम बन गए जेल से निकल के, ठीक है। अगर वो पीएम बनेगा, भले ही मेरे को पर्सनली पसंद नहीं है, लेकिन ओ मैं जस्ट एग्जाम्पल देता हूँ। ऐसे तुम लोग जानते हो आई एम थोड़ा भोकल हूँ बीजेपी के बारे में, ठीक है। लेकिन अगर कल ममता दीदी पीएम बन जाए, कल केजरीवाल पीएम बन जाए, तो क्या वो मेरा पीएम नहीं होगा, होगा ना सर। जो ट्रू है वो ट्रू है। नाउ पॉइंट इज दैट, अब जैसे इन्फ्लेशन बढ़ गया, हम लोग क्या करें, सरकार को गाली बकेंगे, बिल्कुल बकेंगे। लेकिन यहाँ पर सरकार को गाली बकने से पहले हमें कुछ रूट लेवल पे चीजों को समझना चाहिए कि सर ये जो लास्ट मंथ में जो इन्फ्लेशन हुआ है, इसका मेन रीजन क्या है। और ये कौन सा इन्फ्लेशन था, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, माने पब्लिक के हाथ में चीजों का दाम, नॉर्मल जो डेली चीजें हैं, इसका चीजें महंगा हुआ है। इसका मैं डेटा भी दिया, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको, और वही डेटा मार्केट में इम्पैक्ट करता है। डेली चीजें लाइक वेजिटेबल्स, फूड्स, माने जो डेली फूड्स है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं, ये सारी चीजों में दाम बढ़ा है ओवरऑल। सब्जी का दाम या फूड्स रिलेटेड प्रोडक्ट का दाम क्यों बढ़ा है, ड्यू टू एक्सेसिव रेन। बहुत ज्यादा बारिश हुआ है सर इस बार, भारत के सभी क्षेत्र में अनइवन बारिश हुआ है, और कहीं कहीं तो बहुत ज्यादा हुआ है, और ओवरऑल इंडिया में मैक्सिमम एरिया में फ्लड सिचुएशंस भी हुआ है। अभी भी बाकी है, और बंद नहीं होने का है। तो इतना बारिश के कारण बहुत जगह में फसल टाइम पे नहीं उगाया गया, और प्रोडक्शन लेवल में हैम्पर हुआ है। तो उसका असर तो पड़ेगा ना वेजिटेबल मार्केट में, बिल्कुल पड़ेगा। और वेजिटेबल मार्केट में पड़ेगा तो बाकी फूड इंडस्ट्री में भी जाएगा। जैसे तुम अंडा खाने जाओगे, ठीक है, तो अंडा कौन बनाता है, अंडा किससे आता है, मुर्गी से आता है। मुर्गी क्या खाता है, तो अल्टीमेटली वो भी सब्जी से कनेक्टेड है, समझेगी नहीं। तो अल्टीमेटली वेजिटेबल का प्राइस इंक्रीज होना अंडा का दाम को भी इंपैक्ट करता है। कोई बोलेगा नहीं सब्जी का दाम ठीक है, अंडा का दाम ज्यादा है। अरे भाई अंडा भी सब्जी से ही बना है, ये बात तो नहीं समझते। गाय दूध देता है, गाय खाता क्या है, घास फूस पत्ता, सब्जी अनाज ही खाते हैं।
খড় খড় মানে ওই যে ধানের যেগুলোকে বিচালিয়ে বলা হয়, ड्राई जो होते हैं धान को काटने के बाद जो सूख जाता है उसे बोलते हैं। सो पॉइंट इज वेरी सिंपल, एवरीथिंग इज, और इंडिया में एवरीथिंग इज कनेक्टेड विथ एग्रीकल्चरल मैटर्स, और एग्रीकल्चर में इंपैक्ट है तो बाकी हर चीज में महंगाई दिखेगा, और वो हुआ है। मैंने रूट लेवल तो बारिश है, अब इसमें तुम सरकार को दोष देना चाहते हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन रूट लेवल में सभी को मिलकर ही लड़ना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट इज, देखो यहाँ पर मैंने दिया सीरियल प्राइस, सीरियल मैंने ये अनाज को सीरियल्स बोलते हैं। 6.94% आफ्टर राइजिंग 6.84% इन सितंबर, माने 0.10% में बढ़ा है। इन्फ्लेशन फॉर मीट एंड फिश 3.17% कंपेयर टू 2.66% इन द प्रीवियस मंथ। अच्छा मछली क्या खाता है? हाँ, अनाज वगैरह खाता है, उसको डिफरेंट काइंड ऑफ, वो क्या बोलते हैं उसको, पानी के अंदर प्रोसेस करके दिया जाता है, तो वो भी तो अल्टीमेटली वेजिटेबल्स एंड चीजों से ही कनेक्ट होता है। तो अगर हर चीज का दाम बढ़ेगा तो फिश एंड मीट प्रोडक्शन का भी दाम बढ़ेगा, और वो बढ़ा है। एग्स का 4.87% आफ्टर राइजिंग बाय 6.3% लास्ट मंथ, अच्छा थोड़ा कम हुआ। एग के केस में रोज 4.87 राइजिंग, अच्छा नहीं, लास्ट मंथ में 6.31% में बढ़ा था, इस बार और बढ़ गया। इन्फ्लेशन रेट ऑफ मिल्क and milk products 2.97% compared to 3.03% in the previous month. Inflation of pulses, pulses माने दाल। Clothing footwear 2.7% सेम रहा है, सितंबर अक्टूबर में ज्यादा चेंजेस नहीं है। हाउसिंग प्राइसेस में चेंज हुआ है, 2.81% में बढ़ गया। तो ओवरऑल जब कैलकुलेशन किया जा रहा है, हाउसिंग भी तो हमारे कंज्यूमर के अंदर आता है ना, मानी ये कंज्यूमर प्राइस है, आम आदमी जो खरीद रहे हैं वो सारा चीज को यहाँ पर कनेक्ट कर रहा है। उसमें खाना पीना का चीज भी है, पहनने वाला चीज भी है, और रहने वाला चीज। हम लोग को चाहिए क्या होता है, रोटी कपड़ा मकान, वो रोटी कपड़ा मकान का दाम से ही पब्लिक का चीजें महंगा हुआ है कि नहीं हुआ है वो चीज देखा जाता है। और महंगा अगर ज्यादा हो रहा है इसका मतलब प्रोडक्शन में इशू है। अब प्रोडक्शन इशू दो रीजन पे हो सकता है, नेचुरल कॉज में हो सकता है और सरकारी डिसीजन पे भी हो सकता है। अगर सरकार सही काम नहीं करेगा तो सब कुछ ठीक होने के बाद भी ठीक नहीं होता, और अगर सब कुछ भी ठीक है, सरकार भी ठीक कर रहा है तो बहुत अच्छा है, मैंने मैनेजमेंट सही है, नेचर भी सही है तो ठीक है। मैनेजमेंट सही नहीं है, नेचर सही है, गड़बड़ है। मैनेजमेंट भी गलत, नेचर भी गलत, बहुत खतरनाक बात, ठीक है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर लेना, क्या कर लेना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर लेना। दिमाग लगाना, साइकोलॉजिकली सब चीज दिमाग में घुसता जाएगा। एक इसी इतना सारा नेगेटिविटी के बीच में एक मुद्दे का बात है कि हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट हुआ है। सितंबर में 0.1% का ग्रोथ था, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, मैंने गिर गया था, वहां से फिर से रिबाउंड होके 3.1% में गया है। तो इंडस्ट्रियल लेवल में इंडिया ने लास्ट क्वार्टर में अक्टूबर में अच्छा रिजल्ट किया कंपेयर टू। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ा है लेकिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में ग्रोथ देखने को मिला है, हाँ ग्रोथ देखने को मिला है। सो ये सभी बातें इंपैक्ट करता है सर ओवरऑल मार्केट सिनेरियो को समझने के, ठीक है। देखो सर, देखते देखते ये देखो, ये बहुत ही मार्केट क्या कर रहा है ना, बहुत ही छोटा छोटा कैंडल बना रहा है, दो चीज स्पिनिंग टॉप, मैंने इंडिसीजन में भूग रहा है सर, ठीक है। यहाँ से मुझे लगता है कि अगर ये टिकता नहीं है तो गिरेगा, ठीक है, नहीं सर, ऊपर जाएगा। देखो क्या होता है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक बार गिर के फिर जाने से अच्छा रहेगा, मैंने एक बार वो 650 के आसपास आ जाए, उसके बाद जो रिबाउंड होगा उसमें मजा नहीं। देखो क्या होता है, हो सकता है आप लोग भी सही हो जाओ, मैं ज्यादा खुश हो जाऊंगा। ऐसे वॉल्यूम धीरे धीरे लो हो रहा है, डाउन ग्रेडेशन के बाद वॉल्यूम धीरे धीरे थोड़ा लो हो रहा है, यहाँ से रिबाउंड होने का एक चांसेस है। आरएसआई भी 40 के नीचे, मैं चाह रहा था कि ये 40 के नीचे आ जाए, मैंने चाह रहा मैंने चाहने का मतलब क्या है कि अगर मैं ट्रेड करूंगा तो मैं 40 के लिए 30 के लिए वेट करूं, मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लूं। मैंने मैं बेस्ट पोजिशन वही रहेगा कि भाई 30 में आए तो मजा आया। RSI যদি 25 হয় তাহলে তো আরো বাই করা উচিত। হ্যাঁ 30-এর নিচে এলে মোটামুটি একটা ভালো পজিশন দাঁড়ায়, তবে এখন মার্কেট যদি
क्या चीज का? सर वो आरबीआई के रजिस्ट्रेशन होगा सर। हाँ, मार्केट में वो आरबीआई की वेबसाइट से पता चलता है। क्वेश्चन हाँ कितना 4 पॉइंट समथिंग कुछ चल रहा है। कितना काम ठीक है, बात में हाँ तेरे को चाहिए क्या? वही मार्केट क्या करेगा? मार्केट काम होगा तो सैलरी का टैक्स नहीं होगा आपको। अच्छा तुमको जैसे समझ में आता है कर, छोड़ दे फिर। समझ में जैसे आता है कर, नहीं तो मैं बाद में सुना बोला तेरे को क्लास करूंगा, बाद में बोलूंगा तेरा सारा दिन। अच्छा चलो सर ठीक है, स्ट्रेटेजी में चलते हैं फिर। टाइम का तो फिबोनाची फिबोनाची करवा दिया और क्या? हाँ फिबोनाची में और क्या है? कंक्लूजन में क्या जो बोलना था मैं बोल दिया, तुम लोग सब पढ़ लेना। फिबोनाची में कुछ और है नहीं, जो बोलना था मैं बोल दिया। अच्छा देखो, यहाँ पर 2-3 स्ट्रेटेजी मुझे और थोड़ा सा बता देने से अच्छा रहेगा। ऐसे ऑलमोस्ट बहुत सारा स्ट्रेटेजी रिसेंटली मैंने कवर किया। एक स्ट्रेटेजी का नाम है आयरन कॉन्डो। इसके बाद एक और स्ट्रेटेजी इधर नहीं है, मैं आपसे अलग से बताऊंगा। बटरफ्लाई बोल के भी एक कॉन्सेप्ट होता है, वो भी बताऊंगा। 2-3 स्ट्रेटेजी एक्स्ट्रा में पढ़ाऊंगा, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स है जैसे मानो स्ट्रेटेजी के अंदर भी काम आता है और टेक्निकल में भी काम आता है। इसको बोलते हैं मैक्स पेन और मैक्स पेन थ्योरी और पीसीआर रेशियो। तो मैं थोड़ा स्टार्ट करता हूँ, तो फिर धीरे धीरे इसका यूज भी समझा दूँ। ये मैक्स पेन आपको देखने में कहाँ मिलता है जानते हो? मैक्स पेन देखने को मिलता है जब आप लोग ओपन इंटरेस्ट में। वेरी गुड वेरी गुड सर, ओपन इंटरेस्ट में देखना। मेरे को ऑनलाइन से जवाब आ रहा है सर, ओपन इंटरेस्ट में देखने को। पूर्णिमा है, नोजीत है, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट कैलकुलेशंस के टाइम पे हमें मैक्स पेन देखने को मिलता है। ये भी एक अनदर मार्केट अंडरस्टैंडिंग का एक बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट है। अगर आपको मार्केट को अंडरस्टैंड करना है कि मार्केट कहाँ तक आ सकता है, कितना रिट्रेस कर सकता है, मैक्स पेन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। मैं दिखाता हूँ पहले आपको। देखो सर, देख रहे सर, यहाँ पर एक पीसीआर है और एक मैक्स पेन है, देख पा रहे सर? तो ये जो डेटा है ये बेसिकली डेटा एनालिसिस का ही कॉन्सेप्ट है, ये बार बार हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पर एक मैक्स पेन भी दे रहा है और एक पीसीआर भी दे रहा है। तो ये पीसीआर का डेटा आपको क्या समझाएगा, और ये मैक्स पेन जो करेंटली मार्केट का करंट सिनेरियो को दिखा रहे हैं कि 23,900, ठीक है, अपर साइड में 24,000 और थोड़ा लोअर में 23,900। ये डेटा हमें क्या दर्शाते हैं, ठीक है। चलिए पहले समझते हैं, उसके बाद बात करेंगे। ये ऑप्शन पेन जो है 2004 में इसके बारे में पहले डिस्कशन करना स्टार्ट किया था। सो इन सेंस दिस इज अ वेरी यंग थ्योरी। मैंने बेसिकली हम लोग इतना सारा थ्योरी अभी तक स्टॉक मार्केट में पढ़े हैं जो काफी पुराना है। मैंने बहुत दिनों से चला, 30 साल 40 साल, कोई कोई थ्योरी तो ऐसा है कैंडल स्टिक वगैरह तो 100-200 साल पुराना बात है, जापान में बहुत पहले है। लेकिन ऑप्शन पेन का कॉन्सेप्ट नया कॉन्सेप्ट है, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है। एज पर एज नो दैट देयर आर नो एकेडमिक और स्कॉलिस्टिक पेपर, मैंने इसका कोई स्कॉलर का पेपर या एकेडमिक पेपर से नहीं मिला है ये चीज, which makes one wonder and why the academia has ignored this concept। मैंने एक्चुअली नॉर्मली जितना भी थ्योरी डेवलप हुआ है ना, सब फाइनेंशियल लेवल में, स्टॉक मार्केट लेवल में, कोई ना कोई यूनिवर्सिटी में
कोई ना कोई बड़ा बड़ा रिसर्च गुरुज लोग डेवलप किया है, उसके बाद वो दुनिया भर में फैला गया है और कॉन्सेप्ट के साथ किताब वगैरह के थ्रू से मार्केट में हुआ है। लेकिन ये जो ऑप्शन पेन का कॉन्सेप्ट है, ये किसी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पेपर, मतलब किसी स्कॉलर का पेपर या किसी एकेडमिक पेपर में नहीं था। तो बहुत लोगों का मानना है कि इतना एक इंपॉर्टेंट चीज को ये लोग इग्नोर कैसे कर रहे हैं। The theory of option pain stems as is corollary of the belief 90% of the options expire worthless। हम लोग जानते हैं जब हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, जब लास्ट में एक्सपायरी में क्या हो जाता है, सब जीरो लेवल में आ जाते हैं, 0.5 है ना, 0.05 मेरा प्रीमियम खत्म हो जाता है हम लोग। Hence options writers और sellers tend to make money more often। इसलिए क्या देखा जाता है कि जितना लोग बाई करके सेल करके कमाते हैं, माने ऑप्शंस बायर से ज्यादा ऑप्शन सेलर ज्यादा कमाते हैं, बिकॉज मैक्सिमम ऑप्शंस वर्थलेस एक्सपायर होते हैं। तो अगर एक्सपायर वर्थलेस हो जाएगा, जीरो में रहेगा, तो ऑप्शंस बायर के पास कुछ बचेगा नहीं। अगर आप एंड तक वेट कर रहे हो, सपोज तुमने एक ऑप्शंस प्रीमियम 100 में खरीदा और तुम मार्केट के ग्रोथ के ऊपर डिपेंड कर रहे हो कि मार्केट अगर 23,700 से 24,000 तक जाएगा, 300 पॉइंट में मार्केट अगर ग्रो करता है, 300 इंटू अगर तुमने एटीएम चूज करके रखा, 300 इंटू 0.5 करके जितना होता है उतना पॉइंट में मार्केट ग्रोथ करेगा, तो तुम्हारा 100 का प्रीमियम उतने पॉइंट में प्लस हो जाएगा, मे बी 50 पॉइंट, 300 इंटू 0.5 करके देखो जितना आता है। ठीक है, तो जितना तुम सोच रहे हो कि मार्केट 300 पॉइंट में, ऐसे कितना होता है 300 इंटू 0.5 बोलो, 15 150, तो 100 प्लस 100 150, ठीक है, माने अप्रोक्स तुम्हारा प्रीमियम डबल हो जाएगा, डबल से भी ज्यादा। माने 100 का प्रीमियम डबल, माने लॉट साइज अगर 25 है तो आप हिसाब लगा लो, 25 इंटू 100, माने तुम्हारा इनकम बनेगा अप्रोक्स 2,500 का। अगर मैं 100 में बोला, मैंने मार्केट अगर इतना जाता है तुम जितना पैसा लगाओगे वो डबल हो जाएगा। मैंने अगर करेंटली अगर 100 रुपये में जा रहे हो तो 2,500 लगा के 2,500, मैंने पूरा डबल रिटर्न आता है। ये सब आप लोग मोटा मोटी सब कोई ऑप्शन ट्रेडिंग करके हल्का फुल्का जानते हो, और मैं दिखा भी सकता हूँ, लेकिन अभी मैं थ्योरी में हूँ तो अभी दिखा नहीं रहा हूँ, बाद में दिखा दूँ। नाउ पॉइंट इज कि सर, लेकिन अगर आप एंड तक होल्ड करते हो और 100 का प्रीमियम बढ़ने के बजाय गिरते जाता है, क्या होते जाता है, गिरते जाता है। माने प्रीमियम क्यों गिरता है, क्योंकि 23,700 से मार्केट 24,000 की तरफ ना जाके 23,500 की तरफ आ जाता है, और एक्सपायरी होते होते आपको और इसको रिट्रेस करने का मौका नहीं मिलता है। तो आपने जब प्रीमियम बाई किया था, मैंने ऑप्शंस का कॉल ऑप्शंस बाई किया था, तब 100 का चीज मैंने प्रीमियम देख कितना दिया था, मे बी 100 रुपीज का। अब जब तुम एंड तक वेट किए एक्सपायरी तक, तब आपका यही प्रीमियम 100 का प्रीमियम गिर के खत्म हालत में आ जाएगा, 0.05 ऐसा कुछ हो जाएगा, 50 पैसे में बिकेगा। तो बेसिकली ऐसा बोला जा सकता है कि आपने जितना पैसा लगाया था सारे के सारे पैसा खत्म हो गया, है ना। लेकिन सर खत्म तो आपके लिए हुआ, किसी के लिए तो गेन हुआ। किसके लिए गेन है, ऑप्शन सेलर, जो ऑप्शन सेलर। इस मार्केट को बोलते हैं जीरो सम गेम। जीरो सम गेम, जीरो सम गेम क्यों, मतलब कि एक का आता है तो दूसरे का जाता है। अगर बायर का जीरो होगा तो सेलर का फायदा होगा। दिस इज ऑल अबाउट मार्केट। अब आप मार्केट के किस जंक्शन में क्या कर रहे हो, ये आप पे निर्भर करता है। ठीक है, गलतियां हो जाती है, जैसे तो एक सुबह क्वेश्चन कर रहा था, मैं इग्नोर किया उस टाइम पे। सर कई बार जानबूझ के भी गलती होते हैं, जब हम लोगों का दिमाग शार्प नहीं होता, जब हम लोग ग्रीडी हो जाते हैं, सब समझ रहे हैं कि ये चीज नहीं होगा, फिर भी हम लोग उस चीज में ट्रैप में पड़ते हैं, और फिर जानबूझ के गलती होता है। जैसे ये चीज सिर्फ मार्केट के केस में नहीं, लाइफ में भी होता है। तुमको बहुत केस में पता होता है कि तुम गलत हो, लेकिन फिर भी तुम वो काम करते हो। ये मुझे बोलने का भी जरूरत नहीं है, माँ पापा को भी बोलने का जरूरत है। ओनली यू नो दैट वेर यू आर रॉन्ग एंड वेर यू आर राइट। स्पेशली गलती के टाइम पे तुम्हारा अंतरात्मा तुमको बोलता है कि भाई ऋतिक भाई, जैसे तुम खुद को अगर बोलोगे कि ऋतिक तू गलत कर रहा है, ऋतिक तू गलत कर रहा है, लेकिन मजा आ रहा है, करते हैं
কি তাই তো? বাবা মাকেও বলার দরকার নেই কি আমি ভুল করছি, আমরা নিজেরা জানি আমরা কোনটা ঠিক করছি और কোনটা ভুল করছি। मार्केट में भी सेम साइकोलॉजी काम करता है, हमें पता है ये ट्रेड काम नहीं करेगा, पर फिर भी मन के अंदर का एक ना कुछ भी काम करता है, खुश तो आ जाएगा। पता चल रहा है कि मार्केट गिर रहा है, गिरेगा, सारा इवन इंडिकेटर्स भी तुम्हारे अगेंस्ट में है, लेकिन फिर भी मन का कुछ कुछ नहीं, नहीं नहीं बढ़ेगा। अरे कहाँ से आएगा, तुम्हारा एनालिसिस भी तुमसे बोल रहा है, लेकिन फिर भी तुम बोलो नहीं आएगा। जाओ। फिर से एक बार हमको बोल रहा था कि हम पूछे कि ट्रेडिंग अच्छा लगता है कि इन्वेस्टिंग, तो बोल रहा है इन्वेस्टिंग अच्छा लगता है। तो ट्रेडिंग भी अच्छा लगता है, बोल रहा है ट्रेडिंग में भाई हम ऐसे पैसा कमाएंगे कि जब हमको जरूरत पड़े मतलब बोलने का मतलब ये था कि अगर हमको मैंने फिर बाद में पूछे ऐसा क्यों सोच रहा है, तो जैसे बोल रहा है कि अभी जैसे मेरे को आइसक्रीम खाने का मन हुआ, ट्रेडिंग के आइसक्रीम कमा लिया, आइसक्रीम खा लिया। हम बोले ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हर चीज साइकोलॉजी से कनेक्टेड है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों ही करना चाहिए। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैं ट्रेडर हूँ इन्वेस्टर नहीं हूँ, और ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल मतलब ऐसा थोड़ी है कि हम सोते हैं खाते नहीं है, या खाते हैं सोते नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है। या फिर तुम क्रिकेट खेलते हो, नहीं मैं सिर्फ छक्का लगाता हूँ, शॉर्ट रन नहीं लेता, चार नहीं मारता, मैं सिर्फ छक्का मारता हूँ, ऐसा थोड़ी होता है। सब कुछ करना पड़ता है एज पर द नीड, एज पर द सिचुएशन, और जो आपको ज्यादा बेस्ट आता है वो करो ज्यादा, बाकी जो कम आता है उसको कम करो, क्या दिक्कत है। अगर तुम अच्छा ट्रेडर हो, डेली मार्केट से कमा सकते हो, उतना वेट करने का क्या है इन्वेस्ट करके, तो कम इन्वेस्ट करो, ज्यादा ट्रेडिंग करो। मेरा ऐसा थ्योरी है। और अगर तुमको ट्रेडिंग में उतना नॉलेज नहीं है या फिर उतना भरोसा नहीं है, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट मिनिमम ट्रेडिंग, लेकिन ट्रेडिंग करना चाहिए, डेली बेसिस में थोड़ा बहुत ट्रेडिंग करना चाहिए। क्यों? इससे मार्केट कहाँ है, किस तरह से है, डिसाइड कर सकते हो, और जरूरत पड़ने से अपना जो पोर्टफोलियो इन्वेस्ट करके रखे हो ना, उसके ऊपर भी सही टाइम से सही काम करवा सकते हो। वो अल्लाह के भरोसे, भगवान के भरोसे रहने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बिकॉज यू नो दैट सिचुएशंस कहाँ। तो डेली ट्रेडिंग का ये सबसे बड़ा सुविधा है कि रास्ता कैसे है, रास्ता में गड्ढा कहाँ है, ठीक है, गाड़ी कहाँ से लेके जाना है, ठीक है, पानी भरा है कि नहीं भरा है, सब पता चलता है। माथा में घुसता है ना ये सब बातें, मैं थोड़ा सा सिंबॉलिक वे में जब बोलता हूँ समझ में आ जाता है ना। सर लिसन, the theory of option spends seems as corollary to believe 90% of the options expiry worthless, hence options writer or seller tend to make money more often and more consistently than the option buyers. Now if this statement is true, अगर ये बात सही है, then हमारे पास कुछ लॉजिकल डिडक्शंस आता है। क्या? at any point only one party can make money, मतलब तो यही होता है, अगर ऑप्शंस वर्थलेस हो जाते हैं तो बायर का कुछ नहीं रहेगा, सेलर का रहेगा। दैट मींस बायर कुछ नहीं कमाते, सिर्फ सेलर कमाते हैं। आइदर द ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर, बट नॉट बोथ। फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट इट इज क्लियर दैट द सेलर्स आर द वंस मेकिंग मनी। हमारे करंट पॉइंट से कि बायर नहीं कमाते, सेलर कमाते हैं, तो ऑप्शन बाय नहीं करना चाहिए। करंट पॉइंट में तो यही आ रहा है। If option sellers tend to make money, then it is also means that price of the options on expiry day should be driven to a point where it should cause least amount of loss to options writer. If option 2 is right, then it is further implies that option price can be manipulated. अगर एक ही पार्टी कमाता है तो फिर मैनिपुलेट हो सकते हैं, सभी सेलर मिलकर मार्केट को अपनी तरफ खींच सकता है, एटलीस्ट ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी, जानबूझ के सेलर को ही देना है पैसा। If point 3 is true, then it further implies that there exists a group of traders who can manipulate the option price at least on the day of expiry. कुछ लोग बोलते हैं सब सेट है सर। If such a group exists, then it must be the option sellers or writers, since it is believed that they are the ones who make maximum money, consistently make money trading options. ये 5 पॉइंट को ध्यान से समझना। नाउ कंसीडर, समझ में आया 5 पॉइंट? ठीक है, क्योंकि हम लोग ये चीज बेसिक ऑप्शंस में भी पढ़ते हैं, जब आगे ऑप्शंस को बेसिक्स फिर से पढ़ेंगे, जिन लोगों का ऑप्शंस बेसिक अभी तक नहीं हुआ है उनको थोड़ा सा मे बी डाउटफुल लग सकता है, लेकिन जो लोग पढ़ चुका है दे कैन अंडरस्टैंड, एक एक पॉइंट, एक एक लाइन समझ सकता है। एक बार फिर से, एक बार नहीं और फिर से नहीं, एक बार फिर से सर 5 पॉइंट का सिंपल मतलब है कि मार्केट में हम लोगों ने क्या बोला कि मार्केट ऑप्शन एक्सपायरी में उठ रहे थे, कल थर्सडे होगा ना, कल देख लेना जो प्रीमियम चल रहा है मार्केट में वो प्रीमियम क्या हो जाएगा। ठीक है।
प्रीमियम डीके हो जाएगा और डीके होके 100 का प्रीमियम 0 पे आसपास घूम सकता है ना। तो ये सबको पता है कि एक्सपायरी में प्रीमियम ओर्थलेस हो जाता है। तो अगर ओर्थलेस होगा तो प्रीमियम कौन कमाएगा फिर, माने बेसिकली इनकम कौन करेगा, सेलर करेगा। तो अगर ये कॉन्सेप्ट अगर सही है तो उसमें उससे कुछ लॉजिकल पॉइंट हम लोग डिडक्शन के तौर पे ले सकते हैं। क्या क्या ले सकते हैं कि एट एनी पॉइंट मार्केट में एक ही बंदा पैसा कमाता है, या तो बायर कमाएगा या तो सेलर कमाएगा, और हमारे इस केस में सेलर ही कमाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं? अरे तुम तो जानते हो ऑप्शंस में क्या चलता है, जानते नहीं हो? ऑप्शंस में प्रीमियम किस तरह से खत्म होता है नहीं जानते हो? जानते हो तो इसलिए मैं और इतना दिखा नहीं रहा हूँ, नहीं तो मुझे अभी ऑप्शन चेन खोल के दिखाना पड़ेगा। दिखा दूंगा, लेकिन क्योंकि आप लोग जानते हो इसलिए मैं नहीं दिखा रहा। अभिषेक बुझते पारছো ना पारছো না? এই তুই বুঝতে পারছিস? ऑनलाइन में तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ? থিটার ব্যাপারে মানে থিটার জন্য মার্কেট আস্তে আস্তে কি হয়, ওर्थलेस हो जाता है, प्रीमियम का वैल्यू और पहले जैसा नहीं रहता। चलो अगर आप लोग फिर भी डाउट है तो इसे मुझे बताना पड़ेगा यार। इसमें ऑप्शन चेन कहाँ चला गया, ये देखो 23,700 में करेंटली मार्केट है, ठीक है। 23,700 में मार्केट है, इसका प्रीमियम कितना चल रहा है 120 टका, ठीक है। तुम लोग कल देखना 23,700 का प्रीमियम कहाँ रहता है, डिपेंडिंग ऑन दी मार्केट कहाँ खत्म होता है। अगर मार्केट 23,700 के नीचे खत्म होगा, कॉल ऑप्शन इस साइड कॉल है ना, ये पुट है, पुट को छोड़ो अभी, ठीक है। एक तरफ समझो तो दूसरा तरफ भी समझ में आ जाएगा। 23,700 का 118 टका प्रीमियम चल रहा है, तो कल जब मार्केट एक्सपायर होगा, बाकी सब चीज नॉर्मल है और मार्केट अगर 700 के नीचे खत्म होता है तो ये प्रीमियम 122 का रहेगा? नहीं, नहीं रहेगा सर। और इवन कल इसका प्रीमियम भी 124 टका नहीं रहेगा। अगर मार्केट में ग्रोथ नहीं है, करेंटली वीकनेस है, तो थीटा काम करेगा, डीके। नॉर्मली इसका प्रीमियम 45 टका में कम हो जाना चाहिए। कितने में, मैंने मैं करेंट डेटा के हिसाब से बोल रहा हूँ। 45 में तो कम बिल्कुल होना चाहिए। अगर और नेगेटिविटी हो, ठीक है, तो और कम हो सकता है। पॉजिटिविटी होने से थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन मोटा मोटी करंट सिनारियो में ऐसा है। और एकदम जब मार्केट क्लोजिंग टाइम में आ जाएगा, वो क्या होगा, वोल्टलेस खत्म होगा, 0 हो जाएगा। तो फिर जो बाई करेगा वो अभी खरीदने के टाइम पे 118 टका देगा। वो अच्छा, जो बाई करेगा वो किस सोच के साथ बाई करेगा कि मैं 118 टका दे रहा हूँ, मार्केट में ग्रोथ होगा, 118 का चीज 128 का होगा, तो मैं 10 टका कमाऊंगा। 10 टका मैंने 25 लॉट का साइज है, 25 × 10 करके 250 टका तुम्हारा आएगा, कुछ मिनट में आ जाएगा या फिर कुछ घंटे में आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर 118 का चीज गिरता रहेगा। अगर मानो कि एक्सपायरी डे है तो सीधा 0 तक आ सकता है। तो ऐसे केसेस में आपने जो 118 टका जमा किया बायर के रूप में, तो 118 टका किसका हुआ, सेलर का हुआ। अगर मार्केट आपके हिसाब से नहीं चला तो पूरा का पूरा प्रीमियम आपके ऑपोजिट साइड में जो बंदा आपके साथ डील कर रहा है उसका हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो राइटर जीता, बायर हारा, है ना। तो उसी बात पे मैक्स पेन थ्योरी का जन्म होता है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? तो जब तक कुछ मैंने पिक्चर ना दिखाओ तब तक मैंने शांति नहीं मिलता है, मैंने माथा खराब, मेरे को जितना मेहनत करा लो। If option seller tend to make maximum money, then it also means that price of an option expiry day should be driven to a point where it would cause least amount of loss to options writer. मैंने ताकि ये जो प्रीमियम का वैल्यू ऑप्शन सेलर को भी तो थोड़ा बहुत कुछ जमा करना पड़ता है मैंने मार्जिन के रूप में, तो ऑप्शन सेलर को जितना मर्जी कम लॉस ये कोशिश किया जाएगा, क्योंकि मार्केट एक तरफा बिहेव करेगा एक्सपायरी डे पे, बायर का रहेगा ही नहीं, सिर्फ सेलर का रहेगा। तो अगर पॉइंट 2 सही है तो बोलते हैं कि क्या इसका मतलब ऑप्शन प्राइस मैनिपुलेट होता है सेलर साइड के लिए। मैनिपुलेट कौन करता है, कुछ ग्रुप ऑफ सेलर मिक्स करके मार्केट को मैनिपुलेट करता है क्या, क्वेश्चन कर रहे हो आप। इफ सच ग्रुप एग्जिस्ट, अगर ऐसा ग्रुप सच में है, अच्छा कोई हमें बोल के तो नहीं करेगा, इफ दैट काइंड ऑफ ग्रुप इज एग्जिस्ट, सिंस इट इज बिलीव दैट दे आर द वंस हु मेक मैक्सिमम मनी और कंसिस्टेंट मनी ऑप्शन ट्रेड करके, तो ये बात भी सही है। तो अगर ये सारा पॉइंट सही है, अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन किया जा रहा है क्या, अगर now consider all the above points, there must exist a single price at which if the market expires then it would cause least amount of pain to the options or cause maximum amount of pain to options
राइटर मतलब क्या? राइटर माने सेलर, सेलर को ही राइटर बोलते। तो अगर ये सब बातें सही है तो अगर एक सिंगल प्राइस पॉइंट, उस प्राइस पॉइंट पे सेलर को सबसे कम दर्द होगा, और जहां पर सेलर को सबसे कम दर्द होगा वहां पर बायर को सबसे ज्यादा दर्द होगा। इफ वन कैन आइडेंटिफाई दिस प्राइस पॉइंट, अगर ये प्राइस पॉइंट लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इट्स मोस्ट लाइकली दैट दिस इज द पॉइंट एट विच मार्केट विल एक्सपायर। The option pen theory does just this: identify the price at which the market is likely to expire, considering the least amount of pain is caused to options right. ऑप्शन सेलर को किस पॉइंट पे सबसे कम दर्द होगा और ऑप्शन बायर को उस पॉइंट पे सबसे ज्यादा दर्द होगा, तो मार्केट वहां तक एक्सपायर कर सकता है। अब ये एक्सपायर कैसे कर सकता है, इसके पीछे क्या कैलकुलेशंस है, ये मैं आपको फ्राइडे वाला क्लास में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ठीक है? क्योंकि इसमें थोड़ा समय भी लगेगा और थोड़ा माइंड में कैलकुलेशंस भी सिखाना पड़ेगा। अगर इन द मीन टाइम किसी का बेसिक्स अभी भी वीक पड़ा हुआ है, रिवाइज करो, ठीक है? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि ये सभी ट्रेडर्स के लिए सबसे जरूरी बात क्या होता है कि हमें ये पॉइंट पता करना। जैसे अभी देखो ना, डेटा दिखा रहा है, मैं जस्ट आपको डेटा से एक चीज बता रहा हूं कि मैक्स पेन किस जोन में बना। मैक्स पेन 23,900 में है। अगर मार्केट 23,900 में एक्सपायर करता है करेंटली, ठीक है, अगर मैक्स पेन 23,900 में, इसका मतलब यहाँ पर सेलर को सबसे कम दर्द हो, माने सेलर ने जो प्रीमियम लिया है या जिस तरह का टाइम डी के सिचुएशन है, सबसे कम दर्द होगा 23,900 में। लेकिन करंट मार्केट कहाँ है? 23,700 में। करंट मार्केट 23,700 में, लेकिन करेंटली जो सिचुएशन दिख रहा है उसमें मैक्स पेन दिखा रहा है 23,900। अब ये कैसे कैलकुलेट होता है, इसके पीछे किस तरह का कैलकुलेशन साइकोलॉजी काम करता है, ये बात मुझे नेक्स्ट दिन समझाना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं यहाँ पे वो क्या है ऐसे दिखाने में नहीं। अब मैं कहा, मैं समझाया क्या यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने समझाया क्या? तो जब समझाया नहीं तो तुम पूछ क्यों रहे हो? मैं बस तुमको बोला मैक्स पेन क्यों डिसाइड होता है, ये तो समझ में आया। मैक्स पेन क्यों डिसाइड किया जाता है, मैक्स पेन में क्या डिसाइड किया जाता है कि जहां पर सेलर को दर्द कम हो और बायर का दर्द ज्यादा हो। अच्छा, अगर वो आइडेंटिफाई किया जाए तो मार्केट किस पॉइंट पे एक्सपायर कर सकते हैं वो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इतना बात तो समझ में आया? हाँ, ठीक है। अब ये कैसे डिसाइड होता है, इसके पीछे क्या कैलकुलेशंस काम करता है, कैसे ये डेवलप होता है, ये मैंने अभी तक समझाया नहीं, तुमको कैसे समझ में आएगा? मैं समझ सकता हूँ तुम लोग के अंदर खुजली चल रहा है, सर अभी समझा दो, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं खुजली का जवाब नहीं दे सकता, खुजलाओ, ठीक है? आज इतना ही है। अच्छा, एक अनाउंसमेंट था, कल भी किया था सर, आप लोगों का अभी स्टॉक मार्केट का क्लास वीक में 3 दिन चलेगा। थर्सडे वाला क्लास थोड़ा ऑफ रहेगा, मेरा थोड़ा सा क्लास में सीए के क्लास के लिए थोड़ा मेरे को टाइम चाहिए हो रहा है, इसलिए तो मैं थर्सडे वाला क्लास, मैंने कल जो क्लास है वो वाला क्लास ऑफ रहेगा सर। अभी कितना दिन ऑफ रहेगा वो तो मुझे नहीं पता, मोटा मोटी मास 2 एक लगेगा, 1-1.5 मास। तो अभी आप लोग समझ के चलो कि सर क्लास अभी ट्यूसडे, क्योंकि हम लोग कुछ लोगों का ना ऑलरेडी कंप्लीशन हो चुका है, इसलिए मुझे उन लोगों का इतना हेडेक नहीं है। तो थर्सडे वाला क्लास ऑफ रहेगा, फ्राइडे नेक्स्ट क्लास रहेगा। माने आप लोगों का क्लास रहेगा स्टॉक मार्केट का मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, और कॉमोडिटी जो लोग करते हो उनको मिला के सैटरडे, ठीक है? इस तरह से करेंटली चलेगा। थर्सडे वाला क्लास कुछ मंथ के लिए ऑफ रहेगा, कुछ मंथ के लिए। हाँ। क्या सर, ऐसे ही बहुत ज्यादा क्लास लेते हैं, मेरा माथा मत गरम कर। जरूरत जब बाकी लोगों का जरूरत हो जाता है तो ऐसे में एडजस्टमेंट करता रहता हूं। मेरे पास कोई एक इंसान हो भाई, रोबोट नहीं हूं। ओके सर, बाय सर। ठीक है सर, बाय। ओके ठीक सर, है सर। बाय सर। आज 7:15 अभी मैम का भी तो क्लास है।